मान ले हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो चार्जेस है, प्लस Q1 और प्लस Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, यहां पर दोनों सिमिलर चार्जेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो रेपल्सिव नेचर का होगा। तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल ये है F। तो कूलम्स लॉ से हमने देखा है कि ये F, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा 1/4πε0। यहां पर ε0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम मान रहे हैं ये जो सिस्टम है, ये जहां पर रखा गया है, जिस मीडियम में रखा गया है, वो मीडियम है एयर या वैक्यूम। जो फोर्स होगा ये होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, अर्थात दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ में देखा था। ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। चूंकि हमने इस सिस्टम को एयर या वैक्यूम में रखा, तो मैं यहां FA लिख देता हूं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। सो ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1/4πε0, यहां पर ε0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड। तो अगर हम सिस्टम को बिल्कुल ना छेड़े, चार्जेस को बराबर रखे, हमने और एक सिस्टम लिया, मान ले कि हमारे पास एक और सिस्टम है, यहां भी चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव नेचर का, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये अब भी R है। तो कूलम्स लॉ से आप कहिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, क्या ये FA के बराबर होगा? अब भी देखिए, ना तो हमने Q1 को चेंज किया, ना तो Q2 को चेंज किया, ना ही R को चेंज किया, तीनों बराबर। और ये तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो फोर्स अब भी उतना ही लगेगा, सिस्टम सेम है। लेकिन अगर हम यहां मीडियम को ही बदल देते हैं, तो क्या फोर्स उतना ही रहेगा? मान ले कि मीडियम अब ये बन गया पानी, बीच में पानी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फोर्स जो एयर या वैक्यूम में इस सिस्टम को रखने से हुआ था या बना था, फोर्स अब उतना नहीं रहेगा, फोर्स अब चेंज हो जाएगा, वो घट जाएगा। सो अब ये FW जो है ये इस इक्वेशन से गाइडेड नहीं होगा। चलिए हम क्या करेंगे इसमें हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल तो देख लेते हैं फोर्स कितना घटेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इस केस में, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो एयर या वैक्यूम में फोर्स क्रिएट हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये था, एग्जाम्पल के तौर पे मान ले ये था 5 न्यूटन। तो अगर इसी सिस्टम को हम पानी में रख देते हैं, तो ये फोर्स, अब ये जितना फोर्स एयर या वैक्यूम में बन रहा था उसका 81 बटा हो जाएगा। तो अगर मान ले ये सिस्टम कुछ ऐसा था, चार्जेस कुछ ज्यादा थे या फिर डिस्टेंस जो था वो थोड़ा कम था, तो अगर इस केस में एयर में उस सिस्टम को रखने से मान ले कि 10 न्यूटन का फोर्स बन रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जब हम वाटर में इसे रखेंगे, पानी में, तो ये फोर्स बन जाएगा उस फोर्स का ही 81 बटा। हमेशा ये 81 बटा घटेगा। सिस्टम आप कुछ भी चूज कीजिए, चार्जेस कुछ भी रहे, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी रहे, अगर एग्जैक्टली सेम सिस्टम को आप एयर या वैक्यूम से हटा के मीडियम को वाटर बना देते हैं, अर्थात पूरे सिस्टम को अब आप पानी में रखते हैं, तो जो फोर्स बन रहा था जब मीडियम एयर या वैक्यूम था, अब उसी फोर्स का 81 बटा बनेगा फोर्स। चाहे एयर या वैक्यूम में 5 न्यूटन बन रहा हो, तो वाटर में यह बनेगा 5 न्यूटन का ही 81 बटा। अगर वो 10 न्यूटन बन रहा था, तो अब वाटर में जाके वो बनेगा 10 न्यूटन का ही 81 बटा। तो यहां ये जो 81 वाला टर्म है, ये देखे, ये पानी का इनहेरेंट बिहेवियर है, ना तो ये चार्जेस पे डिपेंड करता है, ना ही चार्ज के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये एक कांस्टेंट है, ये पानी के लिए हमेशा होगा ये वैल्यू 81, चाहे फोर्स एयर या वैक्यूम में मान ले कि 100 बन रहा था,
100 न्यूटन का फोर्स था, तो पानी में 100/81 न्यूटन बनेगा। अगर एयर या वैक्यूम में कोई एक सिस्टम, कोई सर्टन सिस्टम के बीच का फोर्स 200 न्यूटन था, तो पानी में 200/81 न्यूटन बन जाएगा। तो ये 81 ये पानी का इनहेरेंट बिहेवियर है, ये पानी के लिए अपीयर कर रहा है। मैं यहां शुरू में ही आपको बता दूं कि ये जो 81 टर्म मैं लिख रहा हूं, ये पानी के लिए हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पानी के टेम्परेचर पर भी। तो चीजों को मैं कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं करूंगा, सिंपल रखते हुए मैं आगे से हमेशा यही कहूंगा कि ये जो टर्म है जो कि 81 है, ये पानी के लिए कांस्टेंट है। हम इस पूरे वीडियो में हम कहेंगे ये जो टर्म है, इस तरह का टर्म, ये कांस्टेंट है। पर आप ये ध्यान में रखिए कि ये उस मटेरियल के, जैसे कि हम यहां पानी यूज कर रहे हैं, तो उस मटेरियल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। यह टर्म 81 पानी के लिए तब होता है जब पानी का टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। वैसे ही पानी का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यही टर्म वो बन जाएगा लगभग 80.1। तो फिर आगे से जो हम इसे कांस्टेंट कहेंगे इस तरह के टर्म को, तो हम ये मान लेंगे जो मटेरियल हम कंसीडर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर फिक्स्ड है। सो एक सर्टेन टेम्परेचर का मटेरियल हम कंसीडर करेंगे। उसी तरह से मान ले वही सिस्टम ऑफ चार्जेस है, प्लस Q1 और प्लस Q2, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये अब भी R है। सिस्टम में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, पर ये जो मीडियम है बीच में, इस मीडियम को अब बदल के हमने कर दिया केरोसिन। तो बीच में जो मीडियम है ये है केरोसिन। तो अब जो फोर्स बनेगा, क्या ये Fa के बराबर होगा या Fw के बराबर होगा? ना तो ये Fa के बराबर होगा, ना ही ये Fw के बराबर होगा, क्योंकि मीडियम हमने चेंज कर दिया। अब ना तो मीडियम एयर या वैक्यूम है और ना ही वाटर है, अब मीडियम केरोसिन है। तो इस केस में मान ले जो फोर्स क्रिएट हो रहा था इस सिस्टम में, यह है Fk। तो ये Fk जो कि फोर्स इन केरोसिन होगा उसी सिस्टम के लिए, अगर मान ले एयर या वैक्यूम में फोर्स 5 न्यूटन बन रहा था, तो केरोसिन में यही बन जाएगा 5 न्यूटन का आधा। अगर मान ले कोई ऐसा सिस्टम था जो कि एयर या वैक्यूम में रखने के कारण 10 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर रहा था, तो केरोसिन में वो सिस्टम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा वो होगा 10 न्यूटन का ही आधा। इसका मतलब ये जो 2 है ये केरोसिन का इनहेरेंट बिहेवियर है। जहां पर पानी के लिए 81 अपीयर कर रहा था, अब केरोसिन के लिए 2 अपीयर करेगा हमेशा, चाहे सिस्टम कुछ भी हो। तो यहां पर ये 81, यहां पर ये 2, जो कि पानी और केरोसिन का इनहेरेंट बिहेवियर है, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो गया, ये 81 हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी तो इस केस में 81, इस केस में 2 है, तो इसीलिए हम कहते हैं यह है रिलेटिव परमिटिविटी पानी का और यह है रिलेटिव परमिटिविटी केरोसिन का। तो यह है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर और ये है, ये 2 जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। और ये क्या था? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी एक मीडियम के लिए ये होता है कांस्टेंट। इस लिस्ट में हमने आपको प्रोवाइड किया बहुत सारे मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर में। जैसे कि अगर आप देखें पानी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, तो इस लिस्ट में देखें 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इसका रिलेटिव परमिटिविटी 88 है, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए यह है 80.1, 100 डिग्री सेल्सियस में यही पानी का रिलेटिव परमिटिविटी बन जाता है 55.3। और अगर आप देखें एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, तो यह होता है 1 के बहुत बहुत करीब, और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है।
तो इसीलिए हम एयर और वैक्यूम दोनों का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसे हम सेम मानते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं एक मीडियम का, उसी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का। अगर चैप्टर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हुआ, अगर चैप्टर हुआ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो हम इसी टर्म को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। अब देखते हैं इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर को डिफाइन करने का। तो मान ले कोई एक सिस्टम के लिए, सिस्टम फिक्स्ड है, ना तो हम चार्जेस को चेंज करेंगे और ना ही हम उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे चेंज करेंगे। सो फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ मीडियम को बदलेंगे। सो फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने देखा कि एफ ए जो है, अर्थात फोर्स इन एयर या वैक्यूम जो है, ये अगर 5 न्यूटन बन रहा हो, तो फोर्स इन वाटर जो है, पानी में जो उसी सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, ये बराबर होगा 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इसे एक टर्म एसोसिएट कर दे इसके साथ। सो ये है परमिटिविटी, पर ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये पानी का रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, ये परमिटिविटी है, साथ ही साथ ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये केरोसिन के लिए रिलेटिव परमिटिविटी है। तो हम यहां पर कह सकते हैं फोर्स इन वाटर जो है, ये होगा वही 5 न्यूटन जो फोर्स एयर में क्रिएट हो रहा था या वैक्यूम में क्रिएट हो रहा था, डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इससे आगे हम कुछ ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स इन वाटर, एक सिस्टम का फोर्स, सिस्टम में क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन तो फोर्स इन एयर है, फोर्स क्रिएटेड इन द सिस्टम इन एयर। सो इसे हम कह सकते हैं फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इसी तरह से हम यहां पर यह भी तो कह सकते हैं कि फोर्स इन केरोसिन इज इक्वल टू, उसी सिस्टम को अगर हम एयर में रखें, डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि वाटर के जगह अगर केरोसिन होगा तो अब रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कंसीडर ना करके केरोसिन का करना होगा। तो जब हम इसे डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, चाहे वो पानी हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे कुछ और हो। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये बराबर होगा फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द सेम सिस्टम, फोर्स ऑन द सेम सिस्टम, सिस्टम वही होना चाहिए, सिस्टम में चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसा हम करेंगे तो सेम मीडियम में ही फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। सो चार्जेस वही रखना है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी वही रहेगा, और अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तब हम रिलेटिव परमिटिविटी पता कर सकते हैं। So relative permittivity of any medium is equal to force in air or vacuum divided by force created on the same system or force on the same system placed in that medium, जिस मीडियम का हम रिलेटिव परमिटिविटी पता कर रहे हैं। सो ये जो मीडियम होगा
यहां पर फोर्स भी हम उसी मीडियम का कंसीडर करेंगे। सो इस तरह से हम रिलेटिव परमिटिविटी किसी एक मीडियम का इसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहां देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं बनता है, क्योंकि ये दो फोर्सेस का रेशियो है। तो ये एक प्योर न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जैसे कि पानी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, ये अगर हम 17 से 18 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये है 81, कोई यूनिट नहीं है इसका। केरोसिन के लिए 2, कोई यूनिट नहीं है इसका। सो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब एक टर्म अपीयर करेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां पर देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां पर हमने FA को, अर्थात एक सिस्टम पे क्रिएटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस फोर्स को हमने कूलम्ब्स लॉ से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इन एयर, सो फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम इसे कंसीडर करते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम को फ्री स्पेस में रखा गया था, अर्थात एयर या वैक्यूम में रखा गया था, इनटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर्स के बीच का, उसी का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फिर हम वही सिस्टम जब हम पानी में रखेंगे, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, ध्यान से देखिए, ये बराबर है FA डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह है 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इनटू FA। यहां पर देखें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का रेसिप्रोकल, अर्थात 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी इनटू FA। सो इनटू FA की जगह हम इसे लिख सकते हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। तो फिर इससे आगे हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन RW, अर्थात एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसे एक साथ रखें, इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। हमने क्या किया, हमने इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके साथ में रखा यहां पर, बाकी सारे वैसे ही हैं। तो इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ये कुछ इसी फॉर्म में है, एक्सेप्ट जहां पर एप्सिलॉन नॉट था वहां पर यह टर्म अपीयर कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, किसका, फ्री स्पेस का। तो फिर एप्सिलॉन नॉट को जो सब्सटीट्यूट कर रहा है ये टर्म, इस टर्म को हम कह सकते हैं ये भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, किसका, पानी का। क्योंकि इस पूरे फॉर्म को और इस पूरे फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें, देखें हर एक चीज बराबर है, सेम है, क्योंकि सिस्टम तो वही है। सिस्टम में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। सो इस सिस्टम में भी Q1 है, Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। सिस्टम तो सेम है, तो हर चीज बराबर होंगे, लेकिन मीडियम बदल गया। तो जहां हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि वो जो सिस्टम था वो एयर या वैक्यूम में था, अब हम कंसीडर कर रहे हैं इस टर्म को। तो इस टर्म को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फ्री स्पेस का नहीं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, क्योंकि अब मीडियम वाटर है, पानी है। तो इन दोनों को मिला के हम कुछ ऐसा एक टर्म बना सकते हैं, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन W, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला ये, इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। तो यहां देखने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर यह कांस्टेंट था, क्या यह भी कांस्टेंट होगा? तो देखिए, हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक कांस्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है 8.854
और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप लिख सकते हैं, तो मैं 3 ही डिजिट्स लिख रहा हूं डेसिमल पॉइंट के बाद, इनटू 10 to the power -12, यूनिट इसका है कूलम स्क्वायर्ड पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहां पर ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट है, वो 81 है। तो किसी भी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कांस्टेंट होगा। पानी के लिए 81 होगा, केरोसिन के लिए 2 होगा। तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट और एक कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो मिलेगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो पानी के लिए ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो मान ले कोई सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बताया गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको बताया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताया गया, और साथ ही साथ पानी का रिलेटिव परमिटिविटी अगर बताया जाए या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको बताया जाए, तो आप उस सिस्टम में क्रिएटेड या फिर प्रोड्यूस्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे पता कर सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताया जाए तो आपको यहां एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को भी कंसीडर करना होगा, उसके साथ उसका रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी बता दिया जाए उस मीडियम का, तो यहां पर सिंपली हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी पुट करेंगे। सो मैं यहां पर टर्म्स लिख दूं कि ये जो है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां ये जो टर्म है ये टर्म ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। यहां वाटर की जगह आप कोई भी मीडियम कंसीडर कर सकते थे। अगर यहां पर केरोसिन होता तो ये होता रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। तो चूंकि हमने एग्जांपल में कंसीडर किया था पानी, तो यहां पर ये जो है ये टर्म ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। और ये जो टर्म है ये टर्म इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। और हमने साथ साथ ये भी देखा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम का, तो मैं यहां m लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम।